संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ कूटनीति अभी भी आगे बढ़ रही है। दोनों पक्षों के अधिकारी संकेत दे रहे हैं कि अंतिम समझौता संभव है, पर कुछ अहम मुद्दे अनसुलझे हैं और ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की मंजूरी बाकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, वार्ताकारों को व्यवहारिक रूपरेखा मिली है, लेकिन बातचीत अभी भी बदल रही और अधूरी है। हम अभी भी प्रक्रिया में हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप जानते हैं, हमें लगा था कि शायद हमें कल रात कुछ खबर मिलेगी, शायद आज। मैं इसका ज़्यादा मतलब नहीं निकालूंगा, जवाब आने में थोड़ा समय लगता है। तो हमारे पास जो है, मुझे लगता है कि वो एक काफ़ी मजबूत चीज़ है, खासकर उनकी क्षमता के हिसाब से जलडमरू मध्य को खोलने की और परमाणु मामलों पर एक बहुत ही वास्तविक, महत्वपूर्ण और समय सीमित वार्ता में प्रवेश करने की। और उम्मीद है कि हम इसे कर पाएंगे। इसे खाड़ी में काफ़ी समर्थन मिला है। ये टिप्पणियां तब आई हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से वार्ताकारों से आग्रह किया कि वे किसी समझौते के लिए जल्दबाजी न करें, जबकि इससे पहले ये संकेत मिले थे कि वॉशिंगटन और तेहरान हार्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक निर्णायक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि ईरान जल्द समझौता होने की उम्मीदों को कम करके दिखा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ताकारों ने कई मुद्दों पर प्रगति की है, लेकिन मुख्य उद्देश्य संघर्ष समाप्त करना है, न कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा। बातचीत का मुख्य उद्देश्य युद्ध खत्म करना है। इस चरण में हम परमाणु मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे। धमकियां, दबाव, चित्रण और कार्टूनों का प्रकाशन दुनिया के दूसरी ओर की राजनीतिक चालबाजियों का हिस्सा हैं। हम मैदान में काम आगे बढ़ा रहे हैं और वास्तविकता को वैसे ही देख रहे हैं, भले ही दूसरी ओर की धारणाएं अलग हों। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा तभी होगी जब प्रतिबंध हटेंगे और जमी ईरानी संपत्तियां प्रस्तावित 60 दिवसीय वार्ता प्रक्रिया के तहत मुक्त की जाएंगी। इस बीच CBS न्यूज द्वारा उद्धृत अमेरिकी खुफिया आकलनों ने संकेत दिया कि वार्ता को धीमा करने वाली एक मुख्य बाधा खुद ईरान के अंदर संचार हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च नेता भारी सुरक्षा में गुप्त स्थान से काम कर रहे हैं और जटिल कुरियर नेटवर्क से संवाद कर रहे हैं, जिससे तेहरान से जवाब में कथित तौर पर देरी हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सिस्टम से संदेश जल्दी नहीं पहुंचा पा रहे, जिससे रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप देना और भी जटिल हो गया है। फिलहाल दोनों पक्षों के अधिकारी एक बात पर सहमत नजर आते हैं, बातचीत जारी है, लेकिन अंतिम समझौते की अभी भी कोई गारंटी नहीं है। अब वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वॉगनहाइम वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं। माइक बता रहे हैं कि ट्रंप चीजों को धीमा कर रहे हैं। हम कहाँ हैं? क्या अभी भी सब बिगड़ सकता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। एली, मुझे लगता है कि हम अब आशावादी बात करने से आगे बढ़ चुके हैं। यह सिर्फ भावना है और फिलहाल भावनाओं का मतलब नहीं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को कई बार सुना है। यह एक मोलभाव की रणनीति है। बिल्कुल, आशावाद अच्छा हो सकता है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से हमने ये बात 4 या 5 बार सुनी है। अरे हम बहुत करीब हैं, बस कुछ बातों का हल बाकी है। हर बार सब कुछ फिर शुरू करना पड़ता है और पता चलता है कि हमेशा बड़ा फर्क था। मुझे लगता है अब कम आशावाद दिखाना चाहिए, हकीकत में बात करनी चाहिए। ईरानी सिर्फ बातचीत की मेज पर आने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहते हैं, जबकि वे अब भी इस बात पर अड़े हैं कि वे अमेरिका जो चाहता है उसके मुताबिक कुछ भी नहीं करेंगे। इस समय होर्मुज जलडमरू मध्य भी एक बेहद जटिल मुद्दा है। ऐसा नहीं लगता कि ईरानी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार है। शायद वे टोल प्रणाली लागू करे या ओमानी लोगों के साथ मिलकर कुछ करे, लेकिन लगता नहीं कि वे कुछ महीने पहले जैसी स्थिति में लौटेंगे। ये 2 मुख्य मुद्दे हैं, ये मामूली अड़चने नहीं हैं। ये ऐसे मुद्दे नहीं जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सके, और ये बातचीत के 2 मुख्य मुद्दे हैं। पर ऐसा लगता है कि हम अभी भी इस बात पर कि दोनों पक्ष क्या रियायत देने को तैयार हैं, बहुत बहुत दूर हैं। मेरा मानना है कि हमें आशावाद कम कर स्थिति की वास्तविकता समझनी चाहिए और जानना चाहिए कि दोनों पक्ष अभी भी इस पर दूर हैं कि वे क्या रियायत देंगे और उनकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, लेकिन अगर दूरी की बात करें तो नेतन्याहू निजी तौर पर मान रहे हैं कि उनका राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत कम प्रभाव है। इजरायली मीडिया के अनुसार क्या वाकई वॉशिंगटन इस समय उनके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है? देखिए, ये एक रिपोर्ट है और हमने पहले भी ऐसी बातें सुनी है।
मीडिया में पहले भी खबरें आई है कि दोनों के बीच तनाव या संवाद की कमी है, या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सब खत्म हो गया है। लेकिन हफ्ते बाद पता चलता है कि सब कुछ पहले से तय था। इसलिए मैं वहां के तनाव को लेकर किसी एक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता। वैसे ये दूसरी तरफ एक रणनीति के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मेरे पास शुरू से ही नियंत्रण नहीं था, तो जो भी रियायतें मुझे देनी पड़ी वो असल में मेरा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह की बातें उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ राजनीतिक सुरक्षा देती हैं और दोनों तरफ काम कर सकती हैं। मुझे लगता है सच्चाई हमेशा बीच में होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ही रहेंगे। आखिर में वो अपने फैसले खुद ही लेंगे। क्या वो सबके हितों का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल, जैसे वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ करेंगे, वैसे ही वो खाड़ी देशों के हितों का भी ध्यान रखेंगे। सऊदी अरब, अमीरात, बहरीन, कुवैत और बेशक कतर के भी। हालांकि आमतौर पर उनके लिए अच्छा कम और बुरा ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आखिर में सबको दरकिनार कर दिया गया है और वही अकेले इस स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। वो इन सब बातों को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन अंत में फैसले राष्ट्रपति ट्रंप ही लेंगे। मुझे लगता है यही सबसे अहम बात रही, चाहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू से संबंध गर्मजोशी से हो, ठंडे हो या बीच के हो। ठीक है माइक वागनहाइम, ज्यादा दूर मत जाइए क्योंकि हम कार्यक्रम में बाद में फिर से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माइक, अब हमारे साथ स्टूडियो में सुरक्षा विश्लेषक जोनाथन रेगेव और हमारे सीनियर मिडल ईस्ट संवाददाता एरियल ओसरन मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। सज्जनों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये कड़वी गोली निगलने के लिए सिर्फ 1 चम्मच चीनी से ज्यादा की जरूरत होगी, है ना जोनाथन? ऐसा ही लगता है। ये रिपोर्ट्स इजरायली अधिकारियों को नाखुश कर रही हैं। और फिर भी क्या ये रिपोर्ट सही है या नहीं, हमने अभी सुना है, हमें नहीं पता कि ये सच हैं या नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये इजरायली अधिकारियों को असहज करता है तो ये कहना भी कम होगा। सबसे पहले, चूंकि फिर से मैं कह रहा हूं और हमें बार बार ये कहना पड़ेगा, अगर ये सही है तो हम इसे जमीन पर पहले ही देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इजरायली हर सुबह उठते हैं और यह पता चलता है कि एक सैनिक विस्फोटक ड्रोन से मारा गया। और इजराइल की प्रतिक्रिया तो है, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी इजराइल चाहता है। ये वही प्रतिक्रिया नहीं है जो इजराइल चाहता है, क्योंकि उसके हाथ बंधे हैं। और अगर ईरान के साथ भी ऐसा ही होता है तो शायद ईरान को बहुत सारा पैसा मिल सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर सकता है और अपने पूरे बैलिस्टिक कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकता है। हमें परमाणु कार्यक्रम का आगे क्या होगा नहीं पता। राष्ट्रपति के अनुसार देखते हैं क्या होता है। यह सब हो रहा है और इजराइल कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल के बहुत करीबी दोस्त हैं। लेकिन यह भी एक उदाहरण है कि किस तरह इजरायली हितों को मूल रूप से विदेश से नियंत्रित किया जाता है। हाँ, जरूरी नहीं कि वे हमेशा समान हो, फिर भी ये मजबूत दोस्ती है। आगे क्या होगा उस पर बात करने से पहले बदलाव लाने वाले लोग सक्रिय हो चुके हैं। इरेल, ईरान के शीर्ष वार्ताकार अब पाकिस्तान से दोहा की ओर जा रहे हैं। सारी उलझनें दूर करें, असल में क्या हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तानी मध्यस्थ चीन में एक हाई प्रोफाइल दौरे पर हैं, तो ऐसा लगता है कि कतर एक बार फिर खुद को शीर्ष वार्ताकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वे कहते हैं कि यह पाकिस्तान का खेल है, वे सिर्फ सहायक है। बिल्कुल। ईरान के मुख्य वार्ताकार और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अलकच्ची की मेजबानी में सहायक भूमिका निभा रहे हैं। अब वे वहां इस समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए हैं। अब भी ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं और कुछ मतभेद बने हुए हैं, मुख्य रूप से ईरानी यूरेनियम को लेकर, साथ ही वित्तीय पहलू को लेकर कि ईरान की कितनी राशि को अनफ्रीज किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के लिए ईरान की जो फ्रीज की गई राशि है, जिसे अनफ्रीज किया जाना है, उसका एक हिस्सा कतर से आने की उम्मीद है। इसी वजह से ईरान के सेंट्रल बैंक के प्रमुख भी इस यात्रा का हिस्सा है और यही वजह भी बताती है कि क्यों, जहां तक कतर की बात है, ये ईरान का पैसा है, ये कतर में फ्रीज करके रखा गया है। और अगर हम सऊदी और हदद की कुछ मिनट पहले की रिपोर्ट देखें तो वे कह रहे हैं कि उन्हें समझौता ज्ञापन का
अंतिम मसौदा मिल गया है। अब आपने कहा कि इसे जरा संदेह की नजर से लेना चाहिए, बल्कि उस संदेह को और बढ़ा दीजिए। हम यहाँ 60 दिनों के युद्ध विराम विस्तार की बात कर रहे हैं, जिसमें परमाणु मुद्दे पर चर्चा होगी, ईरानी फंड्स का आंशिक रूप से मुक्त होना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का पूरी तरह से खुलना। लेकिन फिर भी यह परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में बहुत अस्पष्ट है, या मैं कहूं तो इसमें उन विवरणों की कमी है जो यहां यरूशलेम में कई लोगों को आश्वस्त कर पाते। खैर जॉनथन, लाभ को अधिकतम करने और नुकसान को न्यूनतम करने की मानसिकता में बुनियादी अंतर है। अगर हम इसे एक तरह का नुकसान नियंत्रण कहें। जब बात आती है इजरायली उद्देश्यों की, इस अभियान के शुरू होने के दिन और क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ, और अब इजराइल को कौन कौन सी सुरक्षा गारंटी चाहिए होंगी ताकि उसकी स्थिति और न बिगड़े। तो सबसे पहले ईरान में, लेबनान में हर जगह उपलब्धियां हासिल की गई, इसमें कोई शक नहीं है। समस्या यह है कि क्या हासिल किया गया और क्या हासिल करने का वादा किया गया था। चलो एक साल पीछे चलते हैं, पिछले साल जून के अंत तक। उस समय इजरायलियों से वादा किया गया था कि इस अभियान ने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है और इजराइल ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और ईरान अब फिर से इजराइल राज्य को धमकी नहीं दे पाएगा। सिर्फ 8 महीने में फिर युद्ध शुरू हो गया, यानी जिन उपलब्धियों का वादा किया गया था वे हासिल नहीं हुई। इसका मतलब यह नहीं कि उपलब्धियां नहीं थी, पर जो वादा किया गया था वो साफ तौर पर हासिल नहीं हुआ था। और अब फिर से ये ईरान के लिए भी सही है और ये लेबनान के लिए भी सही है। मैं लेबनान की ही बात करूंगा क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसे उत्तरी समुदायों के निवासी हर दिन महसूस कर रहे हैं, दिन में 5 या 6 बार, कभी कभी तो दिन में 10 बार भी। अब क्या हिजबुल्लाह 3 साल पहले की तुलना में काफी कमजोर है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक आतंकवादी सेना से जो पूरे इजराइल राज्य को लगभग अस्तित्व के खतरे में डाल सकती थी, ये अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी संस्था है। लेकिन चलिए, उत्तरी समुदायों के निवासियों के मामले में खुद को धोखा ना दे। क्या वे चले गए हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन साथ ही खुद को धोखा ना दे। वे ड्रोन जो फिलहाल केवल तथाकथित सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, अगर हिजबुल्लाह चाहे तो वे आसानी से इजरायली रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। 1.5 साल पहले हुए पहले युद्ध विराम में इजरायलियों को वादा किया गया था कि हिजबुल्लाह का खतरा खत्म हो गया है और निवासियों से लौटने को कहा था, लेकिन अब वे फिर वही सब झेल रहे हैं। तो फिर से इसमें कोई शक नहीं कि कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं, लेकिन ये उन वादों से बहुत दूर है जो किए गए थे। और मुझे लगता है कि यही मुख्य मुद्दा है जो इजरायलियों और निर्णय लेने वालों के बीच इतनी निराशा और हताशा का कारण बनता है। अगर मैं जॉनथन के शानदार विश्लेषण में संक्षेप में कुछ जोड़ सकूं, तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हमने ये सब इन 2.5 सालों में देखा है। हमने सामरिक उपलब्धियां देखी हैं, चाहे वो गाजा में हो या लेबनान में, ईरान में, फिर लेबनान में, फिर ईरान में। लेकिन ये सामरिक उपलब्धियां लंबे समय में इजराइल को रणनीतिक लाभ नहीं दिलाती और ये कार्रवाई का तरीका टिकाऊ नहीं है। इजराइल लगातार इन दौरों में शामिल नहीं रह सकता जहां उसके पास सामरिक बढ़त है, लेकिन अंत में रणनीतिक रूप से ये अपने लक्ष्य हासिल नहीं करता। लेकिन वास्तव में अगर हम खाड़ी क्षेत्र में उभर रही नई रणनीतिक वास्तविकता को देखें, तो अब ईरान के पास बढ़त है, जबकि उसने इजराइल की सामरिक उपलब्धियों का सामना किया है। और इसलिए इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच कुछ संतुलन बनाना होगा ताकि इजराइल की सामरिक उपलब्धियां रणनीतिक उपलब्धियों में भी बदल सके। और दुर्भाग्यवश एक से अधिक मोर्चों पर हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा है। हाँ, और हार न जाना जरूरी नहीं कि जीत ही हो, और इसका उल्टा भी सही है। ईरान के लिए ऐसा है, और यही समस्या का हिस्सा है, क्योंकि दोनों पैमाने एक जैसे नहीं हैं। बिल्कुल सही। एरियल ओजरान, आप हमारे साथ रहेंगे। जॉनथन रेगेव, विश्लेषण के लिए धन्यवाद।